सीएसके इज नो मोर द सीएसके वी यूज्ड टू नो। इतने सारे चेंजेस प्लेइंग 11 में, बैटिंग ऑर्डर पे इतने सारे चेंजेस, वो भी ऑलमोस्ट हर एक मैच पे इतने सारे चेंजेस सीएसके ने पिछले 17 साल में कभी भी नहीं किया। सीएसके का टीम कभी भी ऐसा था ही नहीं। सीएसके वर्सेस गुजरात का मैच था कल, और गुजरात मैच से पहले पॉइंट्स टेबल पे नंबर 10 पे था। नंबर 10 टीम के साथ सीएसके वन साइडेड, एक तरफा मैच हार गया है। देखो, सीएसके इधर से भी क्वालिफाई तो कर सकता है, लेकिन डिजर्व नहीं करता है। जैसा क्रिकेट सीएसके ने खेला है, इतना इनकंसिस्टेंट क्रिकेट खेला है, सीएसके क्वालिफाई करना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं ये बात कि इस टूर्नामेंट में इस साल अगर गुजरात के बाद सबसे घटिया बैटिंग किसी ने किया है, वो है सीएसके। सीएसके का हाईएस्ट स्कोर है 212 इस साल, 212, जहां बाकी टीम बना रहा है 287, 277, 251। मतलब आप देख लो कितना गंदा बैटिंग किया है। एटलीस्ट जीटी ने कल तो अच्छा बैटिंग कर दिया, हमसे वो भी नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था और क्रिस मोरिस पिच रिपोर्ट पे कहते हैं कि पिच बहुत ही हाई स्कोरिंग पिच है और थ्रू आउट द मैच पिच सेम रहेगा, मतलब पिच पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। और फाइनली ऋतुराज गायकवाड़ टॉस जीत गया है और बॉलिंग चुनता है, विच इज ए गुड डिसीजन, क्योंकि अहमदाबाद स्टेडियम चेजिंग ग्राउंड तो है। अब सीएसके के प्लेइंग 11 में एक चेंज था, ग्लिसन के जगह रचिन रविंद्र आया था, और मुझे चेंज बहुत ही ऑड लगा है, बहुत ज्यादा ऑड लगा है, क्योंकि हमारे पास दो बेस्ट पेसर्स थे, पाथिराना और फ्रीज, और दोनों ही अभी नहीं है। तो उसके बाद अगर कोई एक बॉलर मुझे ट्रस्ट देता है वो है ग्लिसन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब वो दौड़ के आता है, माना कि मैंने उसने बहुत कम मैचेस खेले हैं, लेकिन जब वो दौड़ के आता है लगता है कि कुछ कर सकता है, लेकिन ग्लिसन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो हमारे पास अब 3 पेसर बचता है, शार्दुल, तुषार और सिमरजीत सिंह। 12 ओवर्स इन 3 का, यानी जडेजा, सेंटनर और डेरेल मिचेल मिलके बाकी के 8 ओवर्स डालेंगे, विच वॉज ए बैड डिसीजन फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी बात यह कि रचिन को प्लेइंग 11 में लाना वॉज ए गुड डिसीजन, क्योंकि एक तो बैट्समैन चाहिए जो पावर प्ले में अच्छा पावर रेटिंग दिखाए, लेकिन रचिन को लाने से ऋतुराज को नंबर 3 पे पुश करना वॉज सच ए स्टूपिडिटी। मतलब रहाणे को आप फिर भी ओपनिंग करवा रहे हो, जो रहाणे पिछले 12 मैच पे कुछ भी नहीं किया है। ये बस सीएसके में हो सकता है कि एक बैट्समैन 12 मैच से लगातार फ्लॉप हुआ है और फिर भी उसको बैकिंग मिल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि रहाणे एक्सपीरियंस्ड है, वो बड़े मैच पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन रहाणे से एक्सपेक्टेशन रख के इनफॉर्म प्लेयर ऋतुराज जैसे प्लेयर को आप नंबर 3 पे पुश कर रहे हो, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एनीवे, गुजरात के प्लेइंग 11 में 2 चेंजेस थे। एक मैथ्यू वेड आ गया था रिद्धिमान शाह की जगह, दूसरा कार्तिक त्यागी डेब्यू कर रहा था गुजरात के लिए जोशुआ लिटल की जगह। अब ओपनिंग करने आते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल, और पहला ओवर डालते हैं सेंटनर, उस ओवर पे 14 रन आया था, दूसरे ओवर पे 7 रन। अब तीसरा ओवर डालना था शार्दुल ठाकुर। तीसरे ओवर के शायद तीसरे बॉल पे साई सुदर्शन एक पैर पे बैठ के एक लॉफ्टेड ड्राइव खेलता है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। उस शॉट से साई सुदर्शन का क्लास और पिच कितना फ्लैट था ये तो पता लग गया था। शायद कल के मैच का बेस्ट शॉट था वो। एक वो भी था कि शुभमन गिल ने डेरेल मिचेल के कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा था, वो भी बेहतरीन शॉट था, लेकिन साई का जो शॉट था एक पैर पे बैठ के ड्राइव और छक्का, ब्यूटीफुल। पावर प्ले के बाद जीटी का स्कोर होता है 58 फॉर 0, और तब साई सुदर्शन सिर्फ 28 रन बनाया था 23 बॉल्स खेल के, 28 रन। तब तक तो सब सही था, लेकिन उसके बाद जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि सीएसके के बॉलर्स ने कभी भी ऐसा कुछ फेस किया होगा पहले, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हर एक टीम ने पहले भी इतना मार खा चुका था, लेकिन जीटी ने सीएसके को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करवाया ये चीज, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करवाया ये चीज। 7th ओवर जडेजा डालता है 7 रन, 8th ओवर डेरेल मिचेल 7 रन, 9th ओवर जडेजा 15 रन, यानी जडेजा ने 2 ओवर पे 29 रन दे चुका था, और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अभी भी पिच पे था साई सुदर्शन, तो ऋतु का हिम्मत नहीं बना कि जडेजा को और एक ओवर दे, ऋतु का हिम्मत ही नहीं बना। 10th ओवर डेरेल मिचेल 13 रन, 11th ओवर सिमरजीत सिंह 23 रन,
और इधर मुझे सिमरजीत सिंह का गेम प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। फाइन लेग और थर्ड मैन दोनों को ऊपर बुला लिया और उसके बाद शॉर्ट बॉल डाल रहे थे और दोनों ही बॉल पे साई सुदर्शन ने छक्का मारा है। लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ प्लानिंग। आप दोनों थर्ड मैन और फाइन लेग को ऊपर बुला के कैसे शॉर्ट गेंद डाल सकते हो, आप मुझे ये बता दो। 12th ओवर मिचेल 13 रन, मिचेल को तीसरा ओवर देना पड़ गया। इसका मतलब यह है कि जडेजा और सेंटर दोनों ही अपने 4 ओवर्स नहीं खत्म करेंगे। आप 13th ओवर सेंटर को दिया है, बहुत ही फनी था। 13th ओवर सेंटर को दिया है, इस ओवर पे 17 रन दे तो सकते थे जडेजा को भी, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडेड स्पिनर थे। मोइन अली को आप दोगे नहीं इस पिच पे, लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा को देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जडेजा कैरी करते हैं और इंडियन पिच को ज्यादा बेटर जानता है। लेकिन ऋतु का शायद हिम्मत नहीं हुआ और सेंटर को एक ओवर तो करवाना ही था जडेजा सेंटर में से, क्योंकि वरना 20 ओवर खत्म नहीं होता। अब 14th ओवर डालने आता है डेरिल मिचेल। आप सोचो 14th ओवर तक एक भी विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं था, एक भी बॉल पे अपील भी नहीं हुआ, स्लाइट अपील भी नहीं हुआ, ना पैर पे लगा ना कुछ। पहली बार 14th ओवर के तीसरे बॉल पे एक इजी कैच आया था, एक मौका बना था विकेट लेने का, वो कैच भी तुषार देशपांडे ड्रॉप कर देता है जब शुभमन गिल का स्कोर था सिर्फ 72। इजी कैच था तुषार देशपांडे के लिए, ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप तो करता ही है, ऊपर से छक्का भी दे देता है। 15th ओवर में देशपांडे 11 रन देके जाता है और 15th ओवर के बाद जीटी का स्कोर होता है 190 फॉर 0, यानी लास्ट 9 ओवर पे 132 रन बनाए। 54 बॉल्स पे 132, 14.66 का रन रेट से। जिस दिन एसआरएच ने 287 बनाया था, उस दिन एसआरएच का स्कोर 15 ओवर के बाद था 205, यानी जीटी सिर्फ 15 रन ही पीछे था और लग रहा था कि आराम से 260 270 हो सकता है। लेकिन इधर से सीएसके के बॉलर्स ने बेहतरीन कमबैक किया है, स्पेशली शार्दुल ठाकुर। और अगर एक कमबैक नहीं होता तो 260 270 तो बन ही जाता, लेकिन सीएसके का नेट रन रेट बहुत खराब हो जाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि 5 ओवर अच्छा जाए। 16th ओवर शार्दुल सिर्फ 6 रन, 17th ओवर सिमरजीत सिंह 13 रन, दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी लगा दिया था तब तक। अब तुषार डालना था 18th ओवर, 2 रन 4 रन और 2 विकेट, दोनों शुभमन गिल और साई सुदर्शन का विकेट लेके जाता है तुषार देशपांडे 18th ओवर में। साई सुदर्शन 51 बॉल्स 103, एक टाइम पे 23 बॉल्स पे 28 था। व्हाट ए नॉक, ब्रिलियंट नॉक। और बंदे का कंसिस्टेंसी देख लो आप एक बार। शुभमन गिल 55 बॉल्स 104 और भाई ने सेंचुरी मार के फक ऑफ बोल दिया है। पता नहीं किसको बोला है, सिलेक्शन टीम को बोला है कि वर्ल्ड कप पे लेके नहीं जा रहे हो, ये फिर पता नहीं किसको, लेकिन फक ऑफ तो भाई ने बोल दिया है, जो बेहतरीन साइन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं साई सुदर्शन, शुभमन गिल और ऋतुराज, इन 3 बैट्समैन को ओडीआई में देखना चाहता हूं परमानेंटली। मैं इन 3 बैट्समैन को ओडीआई में प्लेइंग 11 में देखना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है तीनों का, और तीनों विकेट भी थ्रो नहीं करते और क्या क्लासी शॉट्स खेलते हैं। अगर आप उनके प्राइम टाइम पे उनको खिला नहीं रहे हो तो ये एज ए क्रिकेटिंग नेशन इंडिया का फेलियर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये 3 ओडीआई टीम में प्लेइंग 11 में अभी ही डिजर्व करता है। मुझे नहीं पता किसकी जगह, कहां से, कैसे, तीनों डिजर्व करते ही करता है। अब 19th ओवर में शार्दुल सिर्फ 6 रन देके जाता है और 20th ओवर सिमरजीत सिंह 12 रन। गुजरात का स्कोर होता है 231, जो एक टाइम पे लग रहा था कि 260 तक हो सकता है। डेविड मिलर थोड़ा स्लो खेल रहा है आजकल और इस पूरे टूर्नामेंट में थोड़ा स्लो ही खेला है। थोड़ा सा इज्जत तो बचा लिया सीएसके के बॉलर्स ने, लेकिन 231 इस पिच पे चेस तो हो सकता था। अगर सीएसके की जगह कोई और टीम होता तो मैं 60% श्योर होता कि ये चेस पॉसिबल था, लेकिन क्योंकि सीएसके है और मुझे पता है कि कैसा बैटिंग सीएसके करता है, तो मैं 10% ही श्योर था कि ये हो सकता है। अब ओपनिंग करने आता है द ग्रेट अजिंक्य रहाणे एंड रचिन रविंद्र से मुझे एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि रचिन इस पिच पे, इस ग्राउंड पे इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगा चुका था। एक्सपेक्टेशन तो बहुत था, लेकिन थैंक्स टू रहाणे कि एक रन के लिए रचिन को रन आउट करवा दिया। डेविड मिलर का बेहतरीन थ्रो, बेहतरीन फील्डिंग, अंडर आर्म एक थ्रो किया, स्टंप पे जाके लगाए और रचिन रन आउट।
पहले ओवर पे रचिन रन आउट, जो बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आप सोचो रहाणे इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, अगर आप इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होके इतना मिसजज करोगे एक रन के लिए 231 की चेज में, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप दूसरी ओवर की पहली बॉल पे शायद संदीप वॉरियर थे बॉलर, बॉल थोड़ा सा बाहर मूव हो रहा था, रहाणे को लगा अंदर आ रहा है, फ्लिक करते हैं मिड ऑन की तरफ और एज लग के बॉल जाता है मिड ऑफ की तरफ। शानदार, पूरा इंग्लैंड वाला ओवर वाला टेस्ट मैच याद आ गया मुझे। आप तीसरे ओवर पे ऋतुराज एक पुल करते हैं और एक शानदार कैच पकड़ते हैं। राशिद कैच इजी था लेकिन उसने एक पैर ऑलमोस्ट पीछे कर रहा था, कैच पकड़ता था, स्टेबल पोजीशन में नहीं था, लेकिन अच्छा कैच था, बाद में अच्छा बैलेंस किया है। किसी को डाउट तो नहीं है कि पैर बाउंड्री रो पे लगा कि नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 3 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 10 for 3, 231 चेस करते हुए। आप सोचो कितना घटिया बैटिंग लाइनअप है, और मुझे लग रहा था एक टाइम पे कि पूरा कोलैप्स होने वाला है और शायद इधर से रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल होगा। 3 ओवर पे 10 रन और 3 विकेट, रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और तब आपका एक्सपीरियंस कम में आता है जो मोइन अली और डेरेल मिचेल के पास था। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सीएसके के मैनेजमेंट को कि उन्होंने मोइन अली को ऊपर भेजा जाडेजा से पहले। मुझे तो डाउट था कि जाडेजा को ना भेज दे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोइन अली जडेजा के ऊपर हमेशा आना चाहिए, चाहे जो भी मैच हो, कोई भी बॉलर हो, कैसा भी हो, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। कल फाइनली मोइन आया था और इधर से सीएसके ने काफी अच्छा रिकवरी किया है। 4th ओवर 12 रन, 5th ओवर 11 रन, 6th ओवर 10 रन, 7th ओवर 15 रन, 8th ओवर 14 रन, 9th ओवर नूर डालता है जिसमें 5 रन आता है, 10th ओवर राशिद डालता है जिसमें 9 रन आता है, 11th ओवर जो नूर का दूसरा ओवर था उसमें 20 रन, और 12th राशिद का 13 रन। 12 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 119 for 3, यानी लास्ट 9 ओवर पे सीएसके ने 109 रन बनाया है, 109 लास्ट 9 ओवर पे, और एक भी विकेट नहीं गया है। बाय द वे सीएसके के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप था इस साल, तो सीएसके ने तो कमबैक कर दिया था 119 12 ओवर के बाद, तो बहुत अच्छा स्कोर था टू बी ऑनेस्ट। 3 विकेट चला गया तो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर था। अब 13th ओवर डालने आता है मोहित शर्मा, सिर्फ 6 रन और डेरेल मिचेल का विकेट। डेरेल मिचेल 34 बॉल 63, अच्छा नॉक था। पता है हम मैच का हार गए, मोहित शर्मा के 4 ओवर्स, मोहित शर्मा के 4 ओवर्स हमसे खेला ही नहीं गया। जो मोहित शर्मा पूरे आईपीएल में इतना गंदे तरीके से पिटा है, उस मोहित शर्मा के स्लोअर वंस हमसे खेला ही नहीं गया है। मोहित शर्मा अपना दूसरा ओवर लेके आता है और मोइन अली को भी आउट कर देता है। मोइन अली 36 बॉल 56, गुड नॉक, बट इट वाज नॉट एनफ। और मोइन अली के आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं द बेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम, सर रविंद्र जडेजा। अगर किसी टीम का फिनिशर रविंद्र जडेजा है तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो टीम मैच हार जाएगा। और आप सच बताओ, अगर 30 बॉल्स पे 90 रन चाहिए, 95 चाहिए, क्या जडेजा वो फिनिशर है जहां से वो मैच जीता सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जडेजा से 30 बॉल पे 90 रन कभी नहीं बनेगा। जडेजा तो छोड़ो, अगर जडेजा के साथ कोई और भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे है और जडेजा पिच पे है तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि 30 बॉल पे 10 बॉल तो जडेजा खेलेगा ही खेलेगा। उधर भी जडेजा 10 बॉल खेल के 25-30 नहीं बना सकता है। तो सीएसके तो उधर ही मैच हार गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा उम्मीद था शिवम दुबे से, लेकिन शिवम दुबे भी हाई प्रेशर मैच पे ज्यादा परफॉर्म नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शिवम दुबे भी हाई प्रेशर मैच पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अब 16th ओवर में कार्तिक त्यागी 19 रन देके गया है। आप चाहिए 4 ओवर पे 70 रन, यानी 24 बॉल पे 70, और आजकल 24 बॉल पे 70 बनता है, पॉसिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि गेम डेड हो गया है। 24 बॉल्स पे 70 पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल होता कि जब आप अच्छे बैटिंग करो और दोनों तरफ से पावर हिटिंग चलना चाहिए, दोनों तरफ से। लेकिन 70 छोड़ो, हमसे लास्ट के 4 ओवर पे 40 रन भी नहीं बना नहीं गया। हम लास्ट 4 ओवर पे 40 रन भी नहीं बना पाए। 70 तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मोहित शर्मा अपने तीसरा ओवर डालने आता है और शिवम दुबे को आउट कर देता है। बाय द वे शिवम दुबे से कल एक भी बाउंसर खेला नहीं गया। जो उसका वीक पॉइंट है ना, शॉर्ट बॉल और बाउंसर, वो सही है, इंप्रूव उसने किया है, लेकिन कल एक भी बाउंसर उसे खेला नहीं गया। 18 डालने आता है राशिद खान, सिर्फ 2 रन और 2 विकेट। आप सोचो 3 ओवर पे 64 रन चाहिए था, 18 बॉल 64, और तभी ये भी पॉसिबल है। अगर क्लासन होता
रसेल होता, ठीक है, आप कहते क्या रे, हो सकता है, बटलर होता, हो सकता है। 18 बॉल पे 64 चाहिए था और क्रीज पे आते हैं धोनी जी। धोनी जी तो आ गए, मैं मान गया, लेकिन उनके ऑपोजिट साइड में कौन खड़ा है बैटिंग करने के लिए? सर रविंद्र जडेजा। राशिद आके सिर्फ 2 रन देता है 18 ओवर और 2 विकेट्स, जडेजा आउट और सेटनर भी आउट। आप चाहिए था 2 ओवर में 62 रन, मैच तो आप खत्म हो गया था। जितना मुझे समझ में आता कि धोनी का क्या रोल है एज ए बैट्समैन इस साल, अगर सीएसके पहले बैटिंग कर रहा है तो धोनी वो मेक श्योर करता है कि मैं आके 10 to 15 रन एक्स्ट्रा ऐड करूं टोटल पे, और उसने किया भी है। हर एक मैच में, वो पंजाब वाला मैच छोड़ो जहां पे वो बोल्ड हो गया था, उस अगर वो मैच छोड़ दो, जहां जहां सीएसके ने पहले बैटिंग किया है इस आईपीएल में, धोनी आके यही काम किया है, 10 to 15 रन एक्स्ट्रा ऐड करके गया है हर एक मैच पे। ये धोनी का फर्स्ट काम है। अगर सीएसके चेस कर रहा है तो धोनी का क्या रोल है मैं आपको बोल देता हूं। धोनी का रोल है मैच जिताना नहीं, धोनी का रोल है कि नेट रन रेट को खराब नहीं होने देने का, नेट रन रेट को सही रखने का है। धोनी आके मारता है लास्ट बॉल, लास्ट 1-2 ओवर पे 2 छक्के चौके, और मेक श्योर करता है कि नेट रन रेट सीएसके का ज्यादा खराब ना हो, और धोनी का यही रोल है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते धोनी मैच जिता देंगे, ठीक है, चाहे जो भी रीजन हो, वो ऊपर आएंगे नहीं बैटिंग करने। मुझे अभी भी याद है जब धोनी कैप्टन बना था और नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करने आता था ओडीआई पे, सौरव गांगुली से लेके सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, सब यही कह रहे थे कि धोनी को नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करना चाहिए, वो इतना अच्छा बैट्समैन है। लेकिन कभी क्या उन्होंने सुना है आपका, हमारा किसी का भी? वो नहीं सुनते और ना वो अभी सुनेगा। पैर का प्रॉब्लम रहने दो, जो भी है। मैं कहता हूं अगर पैर सही भी होता फिर भी धोनी ऊपर बैटिंग करने नहीं आता। ये तो मैं लिख के रख लो मेरे से, अगर धोनी का पैर सही भी होता वो ऊपर बैटिंग करने नहीं आता। अगर सीएसके फाइनल वाले में पहुंचे तो अलग बात है। और आप ही तो क्या होता, 3 ओवर पे 64 धोनी अकेले बना देता? नहीं, किसी एक बैट्समैन को उसके साथ अच्छा करना चाहिए था ना, किसी एक को तो करना चाहिए। सीएसके के पास एक अच्छा फिनिशर है ही नहीं। अगर 231 चेस करते हुए आपकी बैटिंग लाइनअप पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 42 इयर्स ओल्ड एमएस धोनी का है, जो एक रिटायर्ड क्रिकेटर है, तो सीएसके के बाकी बैट्समैन को शर्म आना चाहिए कि हर एक मैच में जब धोनी बैटिंग करने आता है धोनी का स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है। वो भी ऐसा नहीं कि 2 बॉल खेल के 10-12 बॉल खेल के जाता है। शर्म आना चाहिए। कभी तो अच्छा परफॉर्म कर लो, कभी तो जडेजा कभी तो अच्छा कर ले T20 में, कभी तो अच्छा कर ले यार। हमारे पास एक फिनिशर नहीं है और सीएसके को मेगा ऑक्शन पे एक पावर हिटर, एक फिनिशर ढूंढना चाहिए। निकोलस पुरन जैसा, रसेल जैसा, क्लासन जैसा, ऐसा एक बैट्समैन हमें ढूंढना ही ढूंढना है, क्योंकि इनसे नहीं होगा यार। आप जडेजा से कैसे उम्मीद रख सकते हो? और शिवम दुबे की मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है और शिवम दुबे अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं करता है। सीएसके मैच 35 रन से हार जाता है, 35 रन से। और अगर धोनी नहीं होता तो मैं लिख के दे सकता हूं सीएसके मैच 50 या 55 रन से हारता, 50 के ऊपर के रन से हारता अगर धोनी नहीं होता तो। शर्म आना चाहिए। अगर आप जो लोग बोलते हैं ना कि धोनी को ऊपर आना चाहिए, मैच जीत सकते थे, क्यों नहीं आता ऊपर? क्या क्राउड को खुश करने के लिए खेल रहे हैं क्या? शर्म आना चाहिए आपको ये बोलते हुए। 2019 के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट, रिटायर्ड हो चुके हैं वो। कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ नहीं करते, साल में एक बार खेलने आते हैं। पैर में प्रॉब्लम हो, जाने देता हूं मैं। अगर आप अभी भी धोनी पे डिपेंडेंट हो तो आप कब अच्छा करोगे? फिर ये सीएसके टीम, धोनी चला जाए तो क्या होगा? धोनी चला जाएगा तो पंजाब जैसे बन जाओगे, पंजाब, दिल्ली, आरसीबी जैसे हो जाओगे आप जब धोनी चला जाएगा। शर्म आना चाहिए जो लोग बोलते हैं धोनी को ऊपर आना चाहिए, धोनी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। अभी भी जितना धोनी का रोल है वो धोनी कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कर रहा है। 18 बॉल पे 64 जब धोनी आया था, 18 बॉल पे 64, ये चेन्नई तभी जीत सकता था जब जडेजा भी 10-12 बॉल खेल के 30-35 रन बना देता, तभी जीत सकता था, एटलीस्ट क्लोज पहुंच जाता। क्या जडेजा वो बैट्समैन है जो वो कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। खैर, मेरे हिसाब से सीएसके बाकी 2 मैच हार जाए, बाहर हो जाए सही रहेगा, क्योंकि डिजर्व तो नहीं करता बिल्कुल भी। जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप है बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिजर्व ही नहीं करते हैं। इससे अच्छा बेटर कि दिल्ली जाए, दिल्ली अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, क्वालिफाई करे। मैं ये भी नहीं चाहता कि एलएसजी क्वालिफाई करे, वो भी दूसरा मरा हुआ टीम है। आरसीबी तो क्वालिफाई करना ही नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से दिल्ली को क्वालिफाई कर जाना चाहिए सीएसके के जगह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।